एलिवेट्स हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी से और बहुत डिटेल से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो होता क्या है कि 1848 में फेडरिक सॉर्गियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने पिक्चर्स बनाई, चार। और उनमें से आप लोग पहली वाली बताइए इसका नाम क्या है, अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो या पढ़ी हो इसके बारे में। तो पहली वाली पेंटिंग का नाम क्या है? तो हम लोग बात करें इस पेंटिंग का एक्चुअल नेम क्या है, द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो इसमें जो हमारे सर्गियो हैं, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ल्ड के बारे में इमेजिन करके ये पेंटिंग बनाते हैं। तो फिर बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें देखने को मिल रही है, उनके हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में मैन राइट्स चार्टर है, यानी कि इंसानी वो अधिकार हैं उनके पास। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि लोग क्या मोनार्की छोड़ के आ रहे हैं। नीचे आपको मोनार्की के जो बेस्ट है वो देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जो लोग हैं वो साथ में मोनार्की के जो क्राउन वगैरह है वो लेके आ रहे हैं और फेंक रहे हैं नीचे। और ऊपर से जब ये लोग आज़ाद हो रहे हैं तो फिर ऊपर से इनके जो गॉड हैं ईसा मसीह, वो क्या कर रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर इनके इस पेंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे किसके बारे में, और इन जवाबों को आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ यूरोप के अंदर, और कैसे कैसे क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिले, और कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया नेशनलिज्म के लिए, और कैसे कैसे जो राजवंश से उनका अंत हुआ, और कैसे कैसे जो नेशन स्टेट थे वो हमारे अस्तित्व में आए। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अपने आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो पहले टॉपिक की हम बात करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो 1789 में हमें पता है कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके थे कि जो वर्ल्ड तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 1789 में हुआ था। तो बेसिकली ये आपको क्या लगता है कि केवल इसका असर केवल फ्रेंच पे दिखा होगा? नहीं, इसका असर हमें पूरे यूरोप पर देखने को मिला था, पूरे यूरोप में इसका असर पड़ा था। और इसी मतलब एक तरीके से कहें तो चिंगारी वाला मूवमेंट यही था, यहीं से आग फैली थी क्रांति की, और पूरी सब जगह फैल गई थी। तो हमें ये देखने को मिला। और इससे पहले क्या होता था फ्रेंच के अंदर, ये यूरोप के अंदर, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था कि जो राजा राज करते थे तो उनके पास बहुत सारी पावर्स होती थी, बहुत सारे राइट्स होते थे, और आम जनता के पास कुछ भी पावर्स नहीं थी, ना उनके पास कुछ राइट्स थे। राजा का बेटा राजा बनता था और जनता हमेशा ठेंगा देखती रहती थी, और राजा वाले लोग हमेशा ठेंगे ही देते थे इन्हें, और बेवकूफ़ बनाते थे और खुद राज करते रहते थे। तो भैया जनता बहुत परेशान हो गई हमारी 1789 से पहले। तो हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गई थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए। तो क्या क्या चेंजेस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई कहाँ से, मोनार्क से कॉमन पीपल के पास चली गई पावर। और हम लोग बात करें कि थ्री कलर का जो वो फ्लैग था वो चुन लिया गया, और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी यही ऑफिशियल डिक्लेयर हो गई क्या, नेशनल लैंग्वेज। और हम लोग बात करें कि नया नेशनल एंथम लिखा गया और शपथें ली गईं, और लोगों ने क्या किया, स्टेट जनरल के चुनाव वगैरह कराया, उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया। और जो इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज लगती थी और वो सब के सब खत्म कर दी गई। तो ये हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले हमारी कंट्री के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था। और ये सब तो था ही था, ये सब चेंजेस तो आए आए थे। पर वहाँ की आर्मी ने भी क्या किया, मास लेवल पर नेशनलिज्म का आइडिया फैलाया कि भैया हम लोगों ने मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी कर ली है, तो भैया तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया दूसरे लोगों को, और इस तरह नेशनलिज्म का जो भावना थी वो पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे फैल रही थी। तो भैया सीन सही चल रहा था लोगों का, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। पर क्या होता है कि 1799 में एक आदमी आता है, बहुत पावरफुल आदमी, बहुत दमदार आदमी, जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो भैया हमारे नेपोलियन चाचा आए और ये क्या बन गए, डिक्टेटर बन गए। और डिक्टेटर बनने के बाद इन्होंने कुछ सिविल कोड लाए, सिविल कोड ऑफ 1804 लाए। तो स्टार्टिंग में इनके लोग इन्हें बहुत मसीहा मानते थे और इन्हें बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि भैया इनकी कोड्स आप ज़रा पढ़ के देखिए ये क्या कानून लाए थे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भैया भला मानो सही है। क्योंकि भैया इन्होंने
जो इक्वालिटी एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। यानी कि हम लोग अभी तक हायरार्की सिस्टम देखते आ रहे थे। आम लोग पीजेंट्री और राजा नॉबल्टी सब थोड़े अलग-अलग थे। अब इन्होंने क्या किया, भैया जो लोग हैं वो सब कानून के बराबर में सब बराबर हैं। और इवन कि इन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स को भी इश्यू करवा दिया कि भैया जिसे ज़मीन लेनी है, जिसका पैसा है वो ज़मीन खरीद सकता है। और इन्होंने फ्यूडल सिस्टम बंद करवा दिया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया करवा दिया और स्टैंडर्ड वेट और मीज़र सिस्टम का भी मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया, करेंसी भी सेम करवा दी। हम लोगों ने देखा था कि हाँ, अलग-अलग करेंसी चलती थी, ये सब करवा दिया इन्होंने। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव करवा दिए इन्होंने और बस ये सब हमें देखने को मिला। तो लोगों को लगा कि भैया बहुत बड़ा मसीहा है भैया, क्योंकि जहाँ-जहाँ जाते थे वहाँ पे monarchy खत्म हो जाती थी। और जो लोग थे भैया बहुत इम्प्रेस थे इनसे, फिर लोगों को पता था भैया ये आदमी नहीं रफकचास हो रहा है, तो फिर लोग धीमे-धीमे इनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी आईं, जिसकी वजह से लोगों ने नफ़रत करना स्टार्ट कर दिया। कौन-कौन सी पॉलिसीज़ थी वो उनके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं।